100 चांद भी निकलेंगे तो क्या बात बनेगी, तुम आए हो तो रात भी अब रात बनेगी। सर प्लीज तशरीफ लाएं। सबसे पहले तो मेरा सलाम आप लोग कबूल कीजिए। आज के इस बेहतरीन इवेंट्स के ओकेज़न पे हमारे यंग ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जनाब ज़ियाउर रहमान बर्क साहब, हमारे उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली से ऑनरेबल मेंबर जनाब नफीस अहमद साहब इस मंच पे, और हमारे ऑनरेबल एमएलसी हैं बिहार से, और दीगर हमारे ऑनरेबल गेस्ट हैं और ऑनरेबल ऑडियंस। आज की शाम आपकी इस ऑगस्ट प्रेजेंस से, हाजिरी से, ये शाम एक अजीब हो गई है, वरना ये शाम वैसे ही ऑर्डिनरी होती। और कितना खुशनुमा माहौल दिख रहा है। और ये भी आप समझ सकते हैं कि ऐसे ओकेजन्स बहुत कम आते हैं। इसलिए मैं देख रहा था कि काउंटर पे लोग लगे हुए थे, तो मुझे लग रहा था कि इसकी जो इम्पोर्टेंस है इस सेमिनार की, शायद लोग या तो समझ नहीं पा रहे हैं या तो उनका मकसद ही सिर्फ है कि वहाँ काउंटर पर बैठ के उसका मज़ा लें। हमारे स्पीकर्स यहाँ पे आए हुए हैं। एक तो पहली चीज़ ये कि ये अक्सर मिलेंगे नहीं, और ऐसे जब मौके मिले तो उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। और डिस्कशंस जो होते हैं ये होने चाहिए, ये सिलसिला ख़त्म नहीं होना चाहिए। डिस्कशन होगा तो उससे कुछ अच्छे नताइज, कंसिक्वेंसेस आएंगे, और हो सकता है कि हमारे बिहेवियर में, हमारे माइंडसेट में, हमारे एटीट्यूड में कुछ चेंजेस आ जाएं। ये कहा गया है, एक अफ्रीकन प्रोवर्ब है कि इफ़ यू फील स्मॉल then try to spend a night in a room with few mosquitoes। अगर आप अपने आप को इतना छोटा महसूस करते हैं और समझते हैं कि हमारे छोटेपन की वजह से हम समाज में कोई इम्पैक्ट नहीं कर पाएंगे, तो फिर आप एक रात कुछ मच्छरों के साथ बिताइए और फिर देखिए वो मच्छर कैसे तबाही करता है और क्या इम्पैक्ट करता है। तो ये हमें अपने सोच में बदलाव लानी चाहिए, और सोच लाने के लिए फिर आपको क्या करना है, ऐसे तो आएगा नहीं। उसके तरीके या तो हैं कि या तो ऑब्ज़र्व कीजिए, क्लोजली ऑब्ज़र्व कीजिए चीज़ों को, और फिर एजुकेशन है, रिसर्च कीजिए, स्टडी कीजिए, वरना ऐसे तो नहीं आ जाएगी गिफ्ट के तौर पे, आपको ये चीज़ें मिलने वाली नहीं है। मैं थोड़ा सा बह गया। और सबसे पहले तो मैं स्पीकिंग, आप समझते हैं एक लेक्चर देना स्पीकर का जो काम होता है वो एक गिफ्ट कहा गया कि गिफ्ट है वो, और सभी इसमें माहिर नहीं है। लेकिन ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे विंस्टन चर्चिल, उन्होंने कहा है कि ऑल द टैलेंट वेस्टेड अपॉन मैन, नथिंग इज मोर प्रीशियस दैन द गिफ्ट ऑफ ओरेटरी। उनका ये मानना है कि हर इंसान में स्पीकिंग के जो ओरेटरी है वो उसके अंदर गिफ्ट में मिली हुई, उसको गिफ्ट मिली हुई है। लेकिन मैं नहीं मानता हूँ, मैं एक ओरेटर हूँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि मैं अपनी बातों को आप तक समझा सकूँ। और बातें मैं जो कहने जा रहा हूँ वो कुछ ऐसी भी नहीं है कि जो कि आपने नहीं सुनी होगी तो फिर कहेंगे जब सुनी है तो फिर रिपीट क्यों किया जा रहा है। मैं इस पे कहूँगा, एक लेबनान के एक राइटर थे खलील जिब्रान, उन्होंने कहा है कि द फर्स्ट हाफ ऑफ व्हाट आई से नॉनसेंस
but still I say, so that the other half may reach to the people. हो सकता है मैं जो कह रहा हूं आपको बेवकूफ़ी लगे, बेतुका लगे, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं ताकि उसका कुछ दूसरा जो पार्ट है वो आप तक पहुंच जाए और शायद उससे कुछ आपको फर्क मिल जाए। एक और बहुत बड़े ओरेटर गुजरे हैं एंशंट वर्ल्ड के, उनका कहना है कि ओरेटर जो होता है उसका मकसद होता है 3, उसने काउंट किया है। एक तो पहला कि उस अपने थ्योरीज को वो प्रूफ करना चाहता है, सेकंड है कि वो आपको डिलाइट करना चाहता है, आपको खुश करना चाहता है अपनी स्पीच से, और थर्ड है कि वो इमोशनली आपको मूव करना चाहता है। तो मैं तीनों में से कोई नहीं करने जा रहा हूँ, ना मेरे पास कोई थ्योरी है जिसको मैं प्रूफ करूँ, ना ही मैं डिलाइट करने जा रहा हूँ आपको, और ना ही कोई इस तरह का मैं इमोशनली आपको बहकावे में ले जाना चाहता हूँ, जो कि बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें होगी। टॉपिक आज का जो है आप देख रहे हैं, सर सैयद विजन्स ऑफ सोशल एम्पावरमेंट एंड करंट सिनेरियो। आज की ये जो दौर है, ये दुनिया है, जो वर्ल्ड है, जो आप देख रहे हैं, इस दौर को दिखाने के लिए, उसका कंपैरिजन के लिए मुझे लगता है कि कहा गया है कि वन ऑफ द फाइनेस्ट पैराग्राफ कहा जाता है एक बुक की ओपनिंग जिसको कहते हैं, वो कि कहा जाता है कि आज तक वैसा पैराग्राफ नहीं लिखा, और वो चीज़ चूँकि उस सैयद अहमद ख़ान से एसोसिएटेड हैं इसलिए मैं उनका जिक्र कर रहा हूँ। इंग्लैंड के एक राइटर बहुत अच्छे मशहूर गुजरे हैं, चार्ल्स डिकेंस, उनकी किताब है टेल ऑफ 2 सिटीज़। सैयद अहमद ख़ान जब ब्रिटेन गए थे इंग्लैंड, तो उन्होंने किताब लिखी थी चार्ल्स डिकेंस ने, तो एक सेमिनार था तो उसमें वो रीडिंग कर रहे थे अपनी बुक्स की, तो उसमें सैयद अहमद ख़ान भी उसमें अटेंड किए थे, इससे थोड़ा सा रिलेशन में है जो। तो उन्होंने लिखा है उस किताब के, जब पढ़िएगा आप लोग, तो फर्स्ट पैराग्राफ जो उस बुक की है, फाइन किताब है, मैंने बुक वो पैराग्राफ मुझे लगा, इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम्स, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम्स, इट वॉज द एज ऑफ विजडम, इट वॉज द एज ऑफ फुलिशनेस, it was the epoch of beliefs, it was the epoch of incredulity, it was a season of light, it was a season of darkness। आज आप कंपेयर कीजिए कि हम दुनिया, एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं, ये आप बिल्कुल सही है कि आज ह्यूमैनिटी के पूरी हिस्ट्री में, इंसान के पूरी हिस्ट्री में जो प्रोग्रेस, जो हम लोगों ने, जो डेवलपमेंट जो हम लोगों ने अचीव किया है, वो इसकी कोई मिसाल नहीं है हमारी पूरी हिस्ट्री का अब तक की। लेकिन वह कंट्रास्टिंग देखिए, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ टू अ फ्यू, रेस्ट ऑफ पॉपुलेशन इज इन फुल ऑफ मिजरी, माने मॉन्स्टरस टू अ फ्यू, और जस्ट एक आप क्या कह सकते, कंफर्ट में जो कि आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं उसमें ले रहे हैं। वर्ल्ड का अगर एसेट देखिए, फाइनेंशियल एसेट्स, तो ओनली 10% ऑफ द वर्ल्ड रिचेस्ट टॉप आर ओनिंग 85% ऑफ द फाइनेंशियल एसेट्स। ये हमारी इनइक्वालिटी है। फ्रीडम तो हम, प्रोग्रेस तो हमने हासिल किया, लेकिन प्रोग्रेस, इक्विटेबल प्रोग्रेस हम लोग नहीं कर पाए, बैलेंस हम लोग नहीं बना सके, और नतीजा ये है कि किसी के पास इतनी दौलत है, उस दौलत को कहाँ मैनेज करे, किस तरह से करे, वो नहीं कर पा रहा है। कोई एक ऐसा है जिसको खाने के लिए मोहताज है, उसको एक वक्त की रोटी नहीं मिल रही है। तो ये हमारा कंट्रास्ट, हमारी दुनिया इस तरह का हमने क्रिएट किया है, बनाया है। और ये एम्पावरमेंट की बात, थोड़ा सा टॉपिक इसको और ब्रॉड होना चाहिए। हम लोग सिर्फ एक पार्ट ले लिए, सिर्फ सोशल एम्पावरमेंट। इसमें सोशल एम्पावरमेंट तभी हो सकता है जब आपका इकोनॉमिक एम्पावरमेंट होगा। सोशल स्टेटस आपका कैसे बनेगा? How you will be recognized by society unless you have economic power। पावर आप सभी जानते हैं, पावर का लिटरली मीनिंग अगर लीजिएगा आप, तो क्या है कि आप ऐसे, आपके पास वो एबिलिटी होनी चाहिए कि आप उसका इस्तेमाल करके दूसरे को आप मजबूर कर सके कि वो काम करे जो वो काम अपनी खुशी से नहीं करना चाहता है।
तो ये एम्पावरमेंट कैसे आएगी जबकि आपके हालात अच्छे नहीं होंगे? मुस्लिम कम्युनिटीज़ की अगर बात करें, आप अगर सर्वे देखें तो अर्बन में अभी भी 38% बिलो पॉवर्टी लाइन में अभी भी गुजर बसर कर रहे हैं लोग, और रूरल एरियाज में 26% या 27% के आसपास ये है। अब ये आप अंदाज़ा लगाइए कि जो 38% है और 26% 77% लोग हैं, उनकी हालत क्या है, वो कैसे एजुकेशन प्राप्त करें? इतना कॉस्टली एजुकेशन हो गया है, हेल्थ कंसर्न है वो इतना कॉस्टली हो गया है कि एक उसके घर में कोई बीमार पड़ता है तो उसके लिए पूरी उसको प्रॉपर्टी बेच देनी पड़ती है, गिरवी पे रख देनी पड़ती है। हाउ विल एक्सेस टू दिस कॉस्टली एजुकेशन? यूनिवर्सिटीज़ और एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की कमी नहीं है, ये हमारे स्पीकर बता रहे हैं खोलने की आवश्यकता है, ठीक है खुले जाए, कि क्या उसकी पॉसिबिलिटी, उसकी शॉर्टेजेस है? शॉर्टेज नहीं है, एक्सेसिबिलिटी जो है वो शॉर्टेज है। उसको हम कैसे इंश्योर करें? हाउ विल इंश्योर दैट एक्सेसिबिलिटी, दैट एवरीवन कैन गेट अ क्वालिटी एजुकेशन? वो कहाँ से आएगा? और आप जानते हैं कि बिना एजुकेशन दुनिया के किसी भी कौम को, किसी भी कंट्री को आप देख लीजिए कि बिना 100% या 90% लिटरेसी अचीव किए हुए कोई डेवलप किया हो तो बता दीजिए। नॉट ए सिंगल कंट्री यू विल पॉइंट आउट। एजुकेशन है, और एजुकेशन के लिए आज के दौर में आपको एजुकेशन के बिना अगर हैं आप, तो आपकी हैसियत इस दुनिया में जो इतनी मटेरियलिस्टिक लाइफ हो गई है, बिल्कुल नील है, सिफर है। और इसके लिए मैं आपको फिर से एक कोट में करूँगा, एक अल्जीरियन फिलोसफर का, ये फ्रेंच थे एक्चुअल, अल्बर्ट कामस। उन्होंने कहा है कि अनलेस you rebel from the established notion of fatality and create your own destiny, your existence of life on this planet will be just like a crawling worm which will likely to be crumpled by anybody. आज वही है। आज एक बिल्कुल लाचार है, गरीब आदमी है, और एक इकोनॉमिकली वेल एस्टैब्लिश आदमी है। दोनों का कंट्रास्ट देख लीजिए, आप खुद अपना बिहेवियर देखिएगा, उसके दोनों के प्रति में क्या रहेगा। ये बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है। तो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, सोशल एम्पावरमेंट से पहले होना ज़रूरी है। आज इस ग्लोबल वर्ल्ड में हम आज यहाँ पे किसी कंट्री की बात नहीं कर सकते हैं। नेशनलिज्म की बात हो रही है, किसी वजह से किसी पर्पस हो रही है, लेकिन अगर ब्रॉडली अगर हम देखें तो नेशनलिज्म आज के दौर में कुछ माने नहीं रखता है। कि ग्लोबल वर्ल्ड हो गया है, और ग्लोबल वर्ल्ड होने की वजह से कहीं बबल खड़ा होता है, उसका इफेक्ट दुनिया के कॉर्नर में होती है। अभी क्लाइमेट चेंज की बात आप देख रहे हैं, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, क्या ये नेशनल, ये बॉर्डर तक कन्फाइन है क्या? अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन कर रहे हैं तो क्या उससे हमारा दूसरा देश उससे अफेक्ट नहीं होगा क्या? या दूसरा देश उस तरह से कर रहा है तो हमारा देश अफेक्ट नहीं होगा? बिल्कुल होगा, इंटरकनेक्टेड हो गए हैं। नो मैन इज आइलैंड इंटायर ऑफ इटसेल्फ। कोई आदमी अपने आप में एक टापू नहीं है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। हम क्या कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट होता है, चाहे पॉजिटिव हो निगेटिव हो, दूसरे पर होता है। वो ये और बात है, हम उसको नहीं एनालाइज कर पाते हैं, नहीं देख पाते हैं। तो सैयद अहमद ख़ान ने जो ये विज़न, जो साइंटिफिक विज़न और जो एजुकेशन का विज़न जो उन्होंने लेकर जो चला और शुरू किया, आप लोग शायद डिफ़र करें मुझसे, लेकिन मेरा ये मानना है कि ये वैक्यूम में नहीं उन्होंने लिया इसको, और उनकी अपने दिमाग की उपज नहीं थी। ये हमारी इस्लामिक वर्ल्ड की लीगेसी थी। आप सुन रहे हैं कि 8th सेंचुरी से लेकर 13th सेंचुरी तक इस्लामिक वर्ल्ड में, और इस्लामिक वर्ल्ड को गोल्डन पीरियड कहा जाता है। वो गोल्डन पीरियड, वो पीरियड जिसमें आज यूरोपियन इतने डेवलप्ड हैं और अपने आप को इतने सोफिस्टिकेटेड समझ रहे हैं, उनको इस्लामिक वर्ल्ड बर्बर कहता था। अनकूथ, बर्बर,
अनसिविलाइज्ड, अब रिवर्स हो गया है। अब वो लोग कह रहे हैं वी आर बर्बर और दे आर सिविलाइज्ड। तो ये सिचुएशन, ये स्थिति रिवर्स कैसे हो गई है? हाउ इट बिकेम अपसाइड डाउन? आप 12th सेंचुरी तक के फिलोसफर को देखिएगा, एक से रहे हैं जो एस्ट्रोनॉमी में, मेडिसिन में, फिलॉसफी में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ में, अलकिंदी, ख्वारिज़मी, ये सब, इब्न सीना, इब्न रुश्द, ये सब ऐसे ऐसे थे, इब्न खल्दून, ये ऐसे ऐसे फिलोसफर हैं जिनको हमारी इस्लामिक वर्ल्ड भूल गया और वेस्टर्न वर्ल्ड उनको याद रखा, और उनकी वजह से हम उनके बारे में जाने का, इतने बड़े पहुंचे हुए आदमी थे ये, तो हम तो अपनी ही लीगेसी को याद नहीं कर पाए, भूल गए। तो ये हम क्या, किस तरह की बात करें, या किस तरह की अपने आप को क्या, किस तरह से तमहीद करें कि दूसरे ने, हमने ये मुनासिब नहीं समझा कि उनके कामों को, उनको अच्छाइयों की वजह से उनको हम याद करें, बल्कि दूसरे किसी ने याद किया और उनके ज़रिए हमने उनको पहचाना कि वो ये ऐसे थे। लुइस एक वेस्टर्न ही ऑथर हैं, उन्होंने लिखा है कि क्राइसिस ऑफ इस्लाम, व्हाई इस्लाम फेल्ड। हालांकि टॉपिक से मैं ज़्यादा मुत्तफिक नहीं हूँ, इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, लेकिन कुछ बातें उन्होंने जो लिखी है मुझे सही लगता है। उन्होंने कहा कि इस्लामिक वर्ल्ड वो इतना प्रोग्रेस किया था साइंस में, टेक्नोलॉजी, किसी चीज़ में, उस वक्त लेवल के बारे में सोचिए कि वेस्टर्न के लोग डिसाइपल्स होते थे, शागिर्द होते थे, जो पढ़ने वाले लोग होते थे, वो आते थे यहाँ, इनके जो मुस्लिम जो ट्यूटर्स हैं, मास्टर्स हैं, उनके यहाँ पढ़ते थे और फिर जाकर अपने यहाँ उस पर रिसर्च करते थे या फिर आगे प्रोग्रेस करते थे। आपने नाम सुना होगा, उस वक्त की वर्ल्ड में शायद उतनी अच्छी लाइब्रेरी नहीं थी, बगदाद में, सिसिली में, और सदरन स्पेन जिसको कोर्दोबा कहा जाता था, इस्लामिक मुल्क था वो एरिया था। एक से एक फिलोसफर वहाँ पर उभरे उस रीजन से, और आज के दौर में वहाँ कुछ नहीं रहा। वक्त की कम है, मेरे पास बहुत था आपके साथ शेयर करने के लिए, लेकिन इंशाल्लाह फिर आपको मौका मिलेगा। विज़न जो है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि सोशल एम्पावरमेंट में है, आपको एजुकेशन के लिए तलाश करनी पड़ेगी, उसके लिए जद्दोजहद करना ही पड़ेगा, उसके बिना कोई आपका फ्यूचर नहीं है। और दूसरी चीज़ की एम्प्लॉयबिलिटी, एजुकेशन हो, ये सिर्फ नहीं कि लिटरेसी हम बस अपने आप लिटरेट कर लें, आपको क्वालिटी एजुकेशन गेन करना पड़ेगा, तभी आपको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, वरना डिग्री लेकर फिर रोड पर घूमते रहने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एजुकेशन के अलावा आपको टेक्निकल स्किल कैपेसिटी बिल्डिंग करनी पड़ेगी कि जिसको वजह से आप टेक्निकल कुछ कामें सीख लें, ताकि किसी कंपनी में, स्टार्टअप में जाकर काम कर लें। ये चीज़ें आपको करनी पड़ेगी जिसकी वजह से आपका मुस्तकबिल सुनहरा हो सके। मैं आप सभी को फिर से थैंक यू कहता हूँ कि आप लोगों ने मेरी बातों को सुना। थैंक यू। शुक्रिया सर। अब मैं नफ़ीस अहमद साहब से, जनाब नफ़ीस अहमद साहब से गुजारिश करूंगा, जो एमएलए यूपी असेंबली और फॉर्मर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगा इस शेर के साथ तशरीफ़ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार करें कि तेरे जैसा कोई मिला ही नहीं, तेरे जैसा कोई मिला ही नहीं, कैसे मिलता, कहीं पे था ही नहीं, और तेरे बारे में सोचने वाला, तेरे बारे में सोचने वाला अपने बारे में सोचता ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस प्रोग्राम के सदारत कर रहे आली जनाब सदर साहब, इस प्रोग्राम में हमारे छोटे भाई जो देश की बड़ी पंचायत के मेंबर हैं, मेहमान खुसूसी जनाब ज़ियाउर रहमान बर्क साहब, हमारे एमएलसी साहब जो इस वक्त जा चुके हैं जनाब आफाक अहमद साहब,
जनाब वारिस खान साहब, जनाब खुर्शीद अनवर सिद्दीकी साहब, हमारे स्टूडेंट यूनियन के सदर रहे जनाब मशकूर उस्मानी साहब, स्टूडेंट यूनियन के सदर रहे जनाब अबू अफ़ान फ़ारूकी साहब, हमारे छोटे भाई साथी जो बहुजन समाज पार्टी के बड़े नेता हैं जनाब फैज़ान खान साहब, हमारे साथी शबी महमूद साहब, हमारे स्टूडेंट यूनियन के सदर रहे और ड्रामा क्लब के सेक्रेटरी भी रहे नसीम अशरफ साहब, हमारे बड़े भाई अनीस भाई और सीवान ओल्ड बॉय एसोसिएशन के प्रेसिडेंट इंजीनियर मुजिबुल्ला साहब, वाइस प्रेसिडेंट बड़े भाई डॉक्टर संदीप कुमार साहब, जनरल सेक्रेटरी जनाब शहनवाज आलम साहब और इस प्रोग्राम के कन्वीनर बड़े भाई डॉक्टर अमजद खान साहब और सामने बैठे हुए मुअज़्ज़िज़ सामीन, हमारे साथी और सीनियर हजरात, पहले तो मैं सीवान के ओल्ड बॉय एसोसिएशन का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, मशकूर और ममनून हूँ कि आपने मुझे इस खूबसूरत प्रोग्राम में बुलाया और बोलने का मौका दिया। और अपनी बात शुरू करने से पहले मैं बाबा कौम सर सैयद अहमद ख़ान को खराज अक़ीदत पेश करता हूँ। बहुत देर से ये प्रोग्राम चल रहा है और हमारे मेहमान आपके बीच में सर सैयद के बारे में, उनके मिशन के बारे में, उनकी सोच के बारे में बहुत तफसील से बातें रखी हैं। मैं ज़्यादा आपका वक्त नहीं लूँगा क्योंकि सर सैयद के बारे में कुछ कहना सूरज को रोशनी दिखाने के बराबर है। आज हम सब यहाँ खड़े हैं या इस डाइस पे बैठे हैं, इसमें सबसे बड़ा अगर कोई रोल है, किसी की सोच है, तो वो सर सैयद अहमद ख़ान की। जब हम यूनिवर्सिटी ज्वाइन किए थे 1993 में, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन सही बता दें कि ना सही से कपड़ा पहनने की तमीज़ थी, न बोलने की तमीज़ थी। लेकिन जब यूनिवर्सिटी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में गए तो वहीं से सारी चीज़ें सीखने का मौका मिला। जहां एक तरफ उस यूनिवर्सिटी के अंदर हम तालीम हासिल करते हैं तो दूसरी तरफ हमको तरबियत भी मिलती है, कैसे समाज में हमको रहना है, कैसे चलना है। और सर सैयद ने तो यही ख्वाब देखा था कि हम दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम को भी हासिल करें और उसके साथ चलने का काम करें। और सही चीज़ ये है कि एक तरफ छोटा सा, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा क्योंकि अभी और भी प्रोग्राम हैं, जहाँ पे इस्लाम में हदीसों में लिखा हुआ है कि हमें ये कहा गया कि हमें अपने पड़ोसी का ख्याल करना है, लेकिन उस पड़ोसी के बारे में ये नहीं लिखा कि वो किस जात का, किस धर्म का होगा। सिर्फ यही कहा गया कि अपने पड़ोसी का आप ख्याल रखो। उसी तरीके से हमने यूनिवर्सिटी में देखा कि हमारी यूनिवर्सिटी में सिर्फ एक ही चीज़ मिली, सीनियर और जूनियर। ना वहाँ धर्म मिला, न जात मिली, न ऊंच मिली, न नीच मिली। अगर हम किसी से मिलते हैं या किसी से किसी का तारुफ कराते हैं तो सिर्फ इतना ही कहते हैं कि ये हमारे सीनियर रहे हैं, ये हमारे जूनियर हैं। और शायद कहीं ना कहीं हमें इस चीज़ को आगे लेके चलना है। जो आज इस मुल्क का माहौल है, उस माहौल के अंदर
हमें और आपको जो सर सैयद की सोच थी, उस सोच को आगे लेकर चलना है। बुराइयों को अच्छाइयों से ही खत्म की जा सकती। हमें आगे बढ़कर आना होगा और इस मुल्क में नफरत फैलाने वाले लोगों को मोहब्बत का पैगाम देना होगा। साथ ही साथ ये भी सच्चाई है कि जो सरकार से हमें उम्मीद रहती है वो उम्मीदें पूरी नहीं हो पा रही, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी एक सच्ची, बहुत कड़वी सच्चाई है कि आज अगर आप नजर उठाकर पूरे हिंदुस्तान के अंदर देख लें, और मैं ज्यादा नहीं, बिहार और उत्तर प्रदेश के अंदर देख लें, जितनी भी हमारी, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, चाहे हमारे कॉलेज हो, जो मैनेजमेंट के हैं, आप बताइए उसमें कोई किस सरकार ने रोक लगा रखी? सारे कॉलेज और यूनिवर्सिटी में आपस में हम लड़ रहे हैं कि ये मैनेजमेंट हमारा वहां पे आ जाए, ये मैनेजमेंट को हटा दें, और उस मैनेजमेंट को हटाने और बनाने के लिए हम उस इदारे का कितना नुकसान पहुंचाते हैं, कभी हमने सोचा नहीं। इसलिए हमें पहले तो अपने अंदर से उस बुराई को दूर करना है, तभी सर सैयद का ख्वाब पूरा होगा। ये जरूरी नहीं है कि आप जो वहां के तालिब इल्म हैं वो कॉलेज और यूनिवर्सिटी खोलेंगे तभी सर सैयद का मिशन होगा। नहीं, कहा जाता है चैरिटी बिगिंस एट होम। आप पहले अपने घर से शुरुआत करिए। आपकी हैसियत यूनिवर्सिटी कॉलेज बनाने की नहीं है, लेकिन आपके खानदान में आपके भाई के बच्चे होंगे, आपके पड़ोस के कोई बच्चा होगा जो इस लायक होगा कि वो आगे बढ़ना चाहता है, तालीम हासिल करके इस मुल्क की खिदमत करना चाहता है। आप आगे बढ़कर एक बच्चे का हाथ पकड़िए और उसको तालीम दिलाने का काम करिए, और जिस दिन आप उसको तालीम दिलाएंगे और वो किसी न किसी कुर्सी पे जाके बैठेगा, तो आपके दिल को सुकून मिलेगा कि हमने शायद कुछ थोड़ा सा अपनी यूनिवर्सिटी का कर्ज उतार दिया है। इसलिए मैं ज्यादा ना कुछ कहते हुए आप सभी से ये कहूंगा कि एक तो हमें एक दूसरे का ख्याल करते हुए जो तरबियत मिली है, जो हमें बड़ों से छोटों को, छोटों से बड़ों की इज्जत करना है, उसको हम आगे लाएं। और साथ ही साथ मैं इतना जरूर कहूंगा कि जो कोई भी हो, चाहे किसी फील्ड में हो, अपने लोगों की इज्जत करिए। और जब आप अपनों की इज्जत करेंगे, जब आप अपनों की हौसला अफजाई करेंगे, तो वो भी आगे बढ़ेंगे और दूसरे भी उनकी इज्जत करेंगे। कहीं ना कहीं हमारे अंदर इस चीज़ की कमी आ गई है, और शायद यही कमी हमारे जवाल का भी बाइस बन रही। इसलिए हम आपसे ये ज़रूर कहेंगे कि आज से हम अहद करें कि हम अपने घर से ही शुरुआत करेंगे और किसी न किसी एक बच्चे को गोद लेकर उसको तालीम दिलाकर आगे बढ़ाने का काम करेंगे। फिर से एक बार ख़ास तौर से अमजद भाई का मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझको यहाँ बुलाया और इतने खूबसूरत प्रोग्राम का हिस्सा बनाया। मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। शुक्रिया नफ़ीस साहब। अब मैं अपने मेहमान खुसूसी जनाब ज़ियाउर रहमान बर्क साहब जो MP हैं संभल से, मैं उनसे गुजारिश करूंगा इस शेर के साथ कि वो स्टेज पे तशरीफ़ लाएं और अपने ख़यालात का इजहार करें कि किस शेर की आमद है कि रन काँप रहा है, किस शेर की आमद है कि रन काँप रहा है, रुस्तम का जिगर ज़ेरे कफन काँप रहा है, और हर कसरे सलातीने ज़मन काँप रहा है, और सब एक तरफ चरखे कोहन काँप रहा है। सर तशरीफ़ लाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम और आदाब। आज
सर सैयद डे के मौके पर जो सेमिनार का इनकाद हमारे इस्तीवान की सरज़मी पर हमारे भाई डॉक्टर शाहनवाज़ आलम साहब जनरल सेक्रेटरी, इंजीनियर मुजीबुल्लाह साहब प्रेसिडेंट और हमारे भाई डॉक्टर अमजद खान साहब कन्वीनर, डॉक्टर संदीप कुमार साहब वाइस प्रेसिडेंट, उन्होंने कराया है। सबसे पहले मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हम सबको इस खूबसूरत महफ़िल में और एक बहुत लंबे वक्त के बाद में एक साथ बुला कर के दौरे हालात पर सैयद अहमद ख़ान साहब के ऊपर रोशनी डालने का मौका दिया। आज इस प्रोग्राम में मौजूद हमारे ख़ास तौर से सीनियर हज़रात, हमारे बड़े भाई और मौजूदा विधायक, माननीय विधायक नफ़ीस अहमद साहब, और अभी आपके सामने अपनी बात रख रहे मोहम्मद वारिस ख़ान साहब IAS, जो बड़े अच्छे अंदाज़ में उन्होंने अपनी बात रखी और मुझे मसरत हुई, और हमारे खुर्शीद अनवर सिद्दीकी साहब जो कि CO भी हैं, और मतलब मुझे इस चीज़ की और मसरत हुई कि उन्होंने अपना बड़प्पन साबित करके कल तशरीफ़ लाए और एयरपोर्ट पे मेरा इस्तकबाल किया। मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। बाकी यहाँ पर मौजूद डॉक्टर मशकूर उस्मानी साहब, भाई, हमारे बड़े भाई फैज़ान ख़ान साहब, और हमारे प्रेसिडेंट रहे मेरे सीनियर डॉक्टर नसीम अहमद साहब, उमैर ख़ान साहब, शमीम साहब, शबी महमूद साहब, अनीसुल हक़ साहब, अबू अफ़ान साहब मेरे भाई जो प्रेसिडेंट हैं, और यहाँ पर सभी मौजूद मेरे सामीन हज़रात, मैं सभी को सबसे पहले सर सैयद डे की मुबारकबाद देता हूँ और सर सैयद अहमद ख़ान साहब को ख़राज अक़ीदत पेश करता हूँ। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, तब बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीगावर पैदा। यकीनन मुझसे पहले बहुत तफसील के साथ में सर सैयद अहमद ख़ान साहब के ऊपर रोशनी डाली, और ये हकीकत है कि सर सैयद अहमद ख़ान साहब के बारे में और ख़ास तौर से अपने सीनियर अली भाई को बताना उस तरह से है कि जैसे कि सूरज को दिया दिखाना। वो वक्त जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तामीर से पहले आज की और पहले हालात में बहुत बड़ा फ़र्क रहा है। आज अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है तो यकीनन जो पौधा सर सैयद अहमद ख़ान साहब ने लगाया था, आज वो दरख्त की शक्ल में आकर करके उससे लोग फैज़याब हो करके जो उसकी रोशनी सिर्फ इस मुल्क के अंदर नहीं बल्कि पूरे आलम के अंदर जो रोशनी फैला रहे हैं वो काबिल तारीफ़ है। और उस वक्त जब तालीम के लिए अवेयरनेस फैलाना एक बड़ा मुश्किल काम था, यकीनन सर सैयद अहमद ख़ान साहब पर बहुत ज़्यादा फतवे भी दिए गए, और उन्होंने ये सोच करके कि किस तरह से इस मुल्क का मुसलमान जो उनकी कमज़ोरी है, जो वो सोशल एम्पावरमेंट जो चाहते थे, उनका मकसद था कि हम उस सफ़ में लाके खड़ा कर दें, जो उनके साथ परेशानी रही है, जो अपने वो हक़ के और इंसाफ के लिए अपनी आवाज़ को उठा सकें, अपनी फलाह बहबूदी के लिए, अपने हक़ के लिए लड़ाई लड़ सकें। और उन्होंने इस चीज़ के लिए कहा उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी तालीम है। और मौजूदा हालात में अगर हम देखें तो उनकी बात ये बहुत मजबूत साबित भी होती है कि बग़ैर तालीम के हम लोग कुछ नहीं कर सकते। एक एजुकेशन, तालीम एक ऐसी चीज़ है कि जिस जंग को हम तलवार या बंदूक के बल पर नहीं जीत सकते, लेकिन हकीकत है अगर हम तालीम याफ्ता हैं तो उस जंग को हम आसानी के साथ में जीत सकते हैं। मैं ये बड़ी खुशी और मसरत होती है कि मैं अलीगढ़, मुझे फ़ख्र है कि मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट रहा, और मुझे ये कहते हुए मसरत होती है कि मैं अलीगेरियन रहा हूँ।
पार्लियामेंट में और विधानसभा के अंदर जब मैं अल्लाह के करम से कामयाब होकर के पहुंचा, तो मैंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जो तहजीब थी, जो कल्चर था, उसको मैंने कायम रखने की कोशिश की। मैं फ़ख्र से कह सकता हूं कि विधानसभा में जब मैंने शपथ ली तो अल्हम्दुलिल्लाह जिस शेरवानी और टोपी को पहन करके मैंने यूनियन का इलेक्शन लड़ा था, उसी शेरवानी और टोपी में मैंने विधानसभा के अंदर भी शपथ ली। और अल्हम्दुलिल्लाह इस पार्लियामेंट के अंदर भी, जो इस मुल्क की सबसे बड़ी पंचायत है, उसके अंदर भी मैंने इस तहजीब को कायम रखा। हमारे सर सैयद अहमद ख़ान साहब का मकसद सिर्फ तालीम का नहीं था, उनका मकसद था कि तालीम अगर मिले तो वो भी ऐसी मिलनी चाहिए जिसमें तालीम के साथ साथ तहजीब भी हो। और यकीनन पूरे मुल्क के अंदर बहुत सारे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी हैं, लेकिन तालीम के साथ साथ जो तरबियत एएमयू के अंदर मिलती है, मैं इस बात को बगैर किसी संकोच के कह सकता हूँ, वो दूसरा कोई ऐसा दायरा नहीं जहाँ इस टाइप की तरबियत मिल पाए। मैं किसी को नीचा नहीं दिखा रहा, यकीनन जो भी दायरे हैं अच्छी बात है, लेकिन एक मोहब्बत का भी पैगाम। और जैसे मैंने कहा, यकीनन सर सैयद अहमद ख़ान साहब चाहते थे कि वो मुस्लिम समाज जो बहुत ज़्यादा दबा हुआ था, उनको ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन ये बात कहना कि जैसे अभी स्टेज पे भी आई थी और पार्लियामेंट के अंदर एक सांसद हजरात ने गुमराह करने की कोशिश की कि एएमयू के अंदर उन्होंने ये दिखाया कि सिर्फ मुसलमानों को ही इसकी तालीम या टीचिंग या कोई भी चीज़ है, उनको ही इसका फ़ायदा मिल रहा है। ये सरासर गलत है। जो जैसे हमारे सर सैयद अहमद ख़ान साहब ने कहा था कि अगर हिंदुस्तान यूनिवर्सिटी के अंदर अगर हिंदुस्तान एक दुल्हन है, उसकी दो आँखें हैं, एक मुस्लिम है, एक हिंदू है, तो वहाँ पर अगर मुसलमान फ़ायदा फैज़याब हो रहे हैं तो हमारे हिंदू समाज के भाई भी कम तादाद में फैज़याब नहीं हो रहे। हम इस बात को फ़ख्र से कह सकते हैं। और मैंने उनकी इस बात का पार्लियामेंट के अंदर विरोध भी किया था। और पार्लियामेंट में जब मुझे बोलने का पहली बार मौका मिला तो अल्लाह का शुक्र है, मैंने फ़ख्र के साथ में अपने दायरे के लिए मुझे खुशी हुई, मुझे कुछ बोलने का मौका मिला और मैंने एएमयू के लिए वहाँ पे अपनी बात को मजबूती के साथ में रखा। आज के हालात की अगर हम बात करें, करंट सिनेरियो की, तो इस दौरे हुकूमत से हम कोई तवक्को नहीं कर सकते। सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू पे नहीं कि ये हुकूमत बीजेपी की है। आप बताइए, मैं पूछना चाहता हूँ कि जो एजुकेशन के लिए, जो हमारे इस मुल्क के अंदर जो बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी हैं, चाहे वो नौजवान तबका हो या किसान समाज के लोग हों, किस तरह से आज उनको तालीम के लिए जो प्लेटफॉर्म अच्छा मिलना चाहिए, हुकूमत इस बात को तो ज़रूर कहती है। जैसे अभी मैं वैसे टिप्पणी नहीं करना चाह रहा, लेकिन हकीकत है कि अभी हमारे राज्यसभा के सभापति जी ने एक टिप्पणी की थी, कहा था कि यहाँ का जो नौजवान है कि वो विदेश भाग जाता है पढ़ाई के लिए, नौकरी के लिए। तो मैं कहना चाहता हूँ, अच्छी बात है अगर आप इस बारे में सोच रहे हो, लेकिन ये भी सोचिए वो जाने की वजह क्या है। जब यहाँ पर मेडिकल करने के लिए प्राइवेट में 1-1 करोड़, 1.5 करोड़ रुपये दे करके जब कोई लड़का डॉक्टर नहीं, हर आदमी के बस की बात नहीं है कि वो डॉक्टर बना सके, और वहाँ पर मजबूरन कम पैसों में मेडिकल बनने के लिए या बेरोज़गारी की वजह से आदमी रोज़गार के लिए मुल्क को, दूसरे मुल्क को जा रहा है। कोई भी इंसान खुशी में अपने मुल्क को, अपनी धरती को, अपने ज़मीन को, अपने घर को नहीं छोड़ना चाहता। लेकिन इस वक्त हालात ये हैं, आप अंदाज़ा लगाइए 2014 का कंपेयर अगर हम अब 2024 से करें तो जो सोने की कीमत उस टाइम 28, 30, 32 हज़ार थी, वो आज सोना 78 हज़ार रुपये का है। और जो टैक्स डीजल पेट्रोल पर आप देखें, जो 260% टैक्स है, आप ब्रिटेन में देखिए, जापान में देखिए, वहाँ पर जापान के अंदर 45%, ब्रिटेन के अंदर आई थिंक 65% टैक्स। इतना ज़्यादा टैक्स देने के बावजूद भी हमें क्या सहूलतें मिल रही हैं। और हमें इस चीज़ पे ज़रूर गौर व फिक्र करनी पड़ेगी कि सर सैयद अहमद ख़ान साहब का जो विज़न था उसको हम किस तरह से आगे बढ़ा सकते हैं। मुझसे पहले और भी बात कही गई, लेकिन ये हकीकत है कि आज अगर हम
इस सेमिनार सर सैयद डे के मौके पर सेमिनार पर अगर हम डिस्कशन कर रहे हैं तो हमें ये चीज़ भी एक अपनी सोच बनानी होगी। ऐसा नहीं है कि सर सैयद साहब ने अपने मकसद को पूरा कर दिया एक यूनिवर्सिटी बना करके। मैं समझ रहा हूँ क्योंकि इस वक्त ज़्यादा हो चला है, जहाँ मुझे मसरत है कि मुझे मेहमान खुसूसी बनने का मौका मिला, लेकिन अभी हम आपस में भाई हमारे नफ़ी साहब से मशवरा भी चल रहा था कि हमें बात को शॉर्ट रखना है क्योंकि लोग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा देर हो गई है और खाने और इसके बीच में मैं ज़्यादा देर आपके वक्त नहीं लेना चाहता। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा सर सैयद साहब का जो मकसद था, हमारी और आपकी हर अली की ये कोशिश होनी चाहिए कि हम इस चीज़ पे फोकस करें कि अगर हम यूनिवर्सिटी बना सकते हैं, कॉलेज बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं हम कि कॉलेज बनाएं तो तभी मकसद पूरा होगा। हम एक स्कूल बनाएं, छोटा सा दायरा बनाएं, कोचिंग सेंटर बनाएं, अगर वो भी पूरा नहीं कर सकते तो कम से कम हमें गोद लेना होगा। उस गोद की बात नहीं कर रहा जो कि आजकल हमारे इस दौरे हुकूमत के जो बादशाह गोद लेने के बावजूद उसको भूल जाते हैं। मैं उस गोद लेने की बात कर रहा हूँ कि आप ऐसे बच्चों को गोद लें जो कि जिनकी तालीम किसी इकोनॉमिकल कमज़ोर कंडीशन होने की वजह से उनके माँ बाप नहीं पढ़ा सकते, तो आप उनको ज़रूरी नहीं एक बच्चे को लें, जिसकी जैसी हैसियत है 10 बच्चे 5, 2, 1 ले करके आप उनकी तालीम अगर हासिल कराएंगे, यकीन जानिए ये इतना बड़ा सवाबी ज़रिया होगा कि जिसकी कि आप सोच भी नहीं सकते। और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये इरशाद फरमाया था कि आप तालीम ज़रूर हासिल करो, चाहे उस तालीम को हासिल करने के लिए आपको चीन भी जाना पड़े। चीन का मकसद ये था कि उस वक्त हमारे पास चीन पहुंचने के लिए ज़राए आसानी से नहीं थे। इसलिए मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आपको और हमको इस हालात के अंदर ये देखना होगा, इस दौरे हुकूमत के पर हमें नज़र सानी अपनी करनी होगी और ये देखना है कि किस तरह से हम अपने समाज को इंसाफ दिला सकते हैं, हक दिला सकते हैं, और उनको चाहे वो उनका कोई इकोनॉमिकल उनकी बात करें या सामाजिक उनकी बात करें, इस हालात के अंदर जो नज़र है हमारे ऊपर बहुत ख़ास नज़र है और अगर आप और हम इंशाअल्लाह चाहेंगे तो इसको मिल कर के पूरा कर सकते हैं। आप देखें कि अगर सरकार कोई सड़क बनाती है, कोई रोड बनाती है, तो ये मैं हकीकत आपको बयान कर रहा हूँ कि अगर उस पर 1900 करोड़ रुपया 2000 करोड़ रुपया अगर लागत आती है तो टैक्स की शक्ल में उसमें 8000 करोड़ रुपये की वसूलियाँ भी कर ली जाती है। मैं पूछता हूँ कहाँ जा रहा है वो पैसा? वो पैसा जो फलाह बहबूदी के लिए खर्च होना चाहिए, उस पैसे का जो इस्तेमाल सही जगह नहीं हो पा रहा। तो आपको और हमें, और तालीम एक ऐसा ज़रिया है, यकीनन हम अपने सोशल एम्पावरमेंट के लिए और करंट सिनेरियो में इस सूरत हाल में एक एजुकेशन ही ऐसी चीज़ है जो सारी चीज़ को हमारे मकसद को पूरा कर सकती है। अगर सिर्फ हम ये सोच करके बैठ जाएं कि IAS में IPS में हम कैसे आ जाएंगे, हम तो मुसलमान हैं, तो हमारी ये गलत सोच है। हम सबक ले सकते हैं। हमारे जनाब मोहतरम वारिस साहब यहाँ पे तशरीफ़ रखते हैं कि अगर, और उनको देख कर के हमें ये चीज़ खुशी होती है और हमें ये चीज़ सोचना चाहिए कि अगर हम यकीनन लगन के साथ में अगर इस मकसद को आगे बढ़ाएंगे तो हम अपनी कौम की फलाह बहबूदी को भी तभी हम पूरा कर सकते हैं। तो मैं अपनी बात मुख्तसर करते हुए एक शेर पढ़ते हुए अपनी बात को ख़त्म करूँगा, और वो शेर मैंने पार्लियामेंट के अंदर भी पढ़ा था अल्लाह के करम से जब मुझे मौका मिला था। वो शेर इस तरह से है, लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है, खूने मजलूम ज़्यादा दिन नहीं बहने वाला, खूने मजलूम ज़्यादा दिन नहीं बहने वाला, जुल्म का दौर बहुत दिन नहीं रहने वाला, इन अंधेरों का जिगर चीर के एक नूर आएगा। माफ़ी चाहता हूँ। इन अंधेरों का जिगर चीर के एक नूर आएगा, तुम हो फिरौन तो मूसा भी ज़रूर आएगा। शुक्रिया।